हेडिंग डालो कोशिका, सेल। हमारी पूरी बॉडी में जो खोज किसने करी थी? तो जो सबसे पहले खोज हुई थी ना, वो मृत कोशिका की हुई थी। किसकी हुई थी? मृत कोशिका की। तो क्वेश्चन में पढ़ने में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, मृत कोशिका का पूछा हुआ है कि जीवित कोशिका का पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली जो कोशिका की खोज हुई थी, ये कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। पर इस बेचारे ने खोजा तो ये जो कौन सी निकली? मृत कोशिका निकली। तो इसके बाद में कोई दूसरा ये होगा जिसने कौन सी को खोजा? जीवित कोशिका की खोज करी। किसकी खोज करी? जीवित कोशिका की। ठीक है, इसका नाम क्या है? ल्यूवेनहोक। क्या नाम है? ल्यूवेनहोक। ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहोक ने करी थी। दोनों पॉइंट याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सबसे पहले मृत कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। अगर ओवरऑल भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी थी, तो उत्तर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि भले मरी हुई हो और भले जीवित हो, खोजा तो उसने एक। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अपने को याद रखने हैं। याद रखेंगे? ठीक है। इसके बाद में एक तो हमें पढ़ना है कि मानव के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में, और एक हमें कि ओवरऑल जो कोशिका है उसके बारे में। अगर हमसे पूछा जाए, केवल कुछ नहीं बोला जाए, मानव शरीर का नाम नहीं लिया जाए और पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, क्या पूछा जाए? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो ये ओवरऑल का पूछा गया है ना। और अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। समझ जाओगे ना क्वेश्चन को? ठीक है, तो अब ये सेल टॉपिक डालो, ये दोनों पॉइंट लिखो और फिर दो चार नोट बना के लिखो, पॉइंट बना के लिखो। हेडिंग डालो कोशिका और इसके बारे में लिखो, यह शरीर की सबसे छोटी, यह शरीर की सबसे छोटी, यह शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यह शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यह शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, चलो दूसरा लिखो इसमें पॉइंट। कोशिका की खोज सर्वप्रथम, कोशिका की खोज सर्वप्रथम, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने करी थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने करी थी। याद रहेगा? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, परंतु यह मृत कोशिका थी, परंतु यह मृत कोशिका थी। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी वो कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। फिर सेकंड जो आया नंबर किसका आया? ल्यूवेनहोक का आया। उसने कैसी खोजी? जीवित कोशिका। दूसरा पॉइंट लिखो, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने करी थी। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने करी थी। है ना? क्लियर है दोनों पॉइंट? ठीक। तो अब हमें क्या समझना है? एक तो हमें पॉइंट पढ़ने हैं कि जो ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। फिर मानव के बारे में दोनों चीजें पढ़नी थी, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो जो ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका आती है, कौन सी आती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी आती है? और सबसे छोटी की बात आएगी तो उसका उत्तर है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा, जो एक बैक्टीरिया की है। किसकी है? बैक्टीरिया की। याद रहेगा? और अगर मानव में आते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवम, अंड कोशिका। ठीक है, और सबसे छोटी का कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, और एक आता है सबसे लंबी कोशिका, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना? तो ये 3 पॉइंट हमें किसके याद रखने? मानव शरीर के। और 2 पॉइंट किसके याद रखने? ओवरऑल के। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग देखा है कि देखा तुमने कभी?
सबसे छोटी कोशिका? इसका उत्तर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा। याद रहेगा? ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, है ना? ये ओवरऑल सभी में अगर काउंट करेंगे, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये दोनों होगी। पर अगर हम इंडिविजुअल किसकी बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो मानव शरीर में क्या होगा बताओ? अभी बोला मैंने, मानव शरीर में, तो मानव शरीर में पहला पॉइंट सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। इसका उत्तर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है। दूसरा कौन सा है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी है बताओ? ओ, अंड कोशिका, अंड कोशिका। और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? ये है शुक्राणु। याद हो जाएगी? ये पूछे जाते हैं ना सीधे सीधे क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अच्छा, बड़ी और लंबी में फर्क तो समझ में आता है? बड़ी और लंबी में फर्क तो समझ में आता है? हाँ, लेंथ मतलब लंबाई, और बड़ी का मतलब है एरिया, उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल में बड़े को हम क्या बोलते हैं? बड़ा, और लंबाई में बड़े को हम क्या बोलते हैं? लंबा। ठीक है, याद हो जाएगी? चलो एक बार बोलना, मैं पूछूं उससे वही बताएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, हाँ समझिए, हाँ तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हाँ लास्ट में पढ़ाने के बाद पूछ रहा हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हाँ कुछ अंड कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शुक्राणु। तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे। मानव शरीर के भी याद रखने हो, ओवरऑल के भी याद रखने हैं। ठीक है, चलो अब आप ये बताओ कि जैसे शुरुआत में जो भी जीव रहे होंगे, या बैक्टीरिया हो गए या हम लोग हो गए, तो सब में सेम कोशिका होती होगी क्या? क्या अलग अलग होती होगी? अलग अलग होती है। ठीक है, तो कोशिका के भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। तो एक जो कोशिका का प्रकार होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा प्रकार होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन दोनों में क्या फर्क होता है? ये मतलब इसमें पांचक एक कोशिकी, वो जीव आ गए कि एक कोशिकी जीव कौन से हैं तो हमने पढ़ लिया था, बहुकोशिकीय कौन से वो हमने पढ़ लिया था, वो नहीं। अब आ जाती है कि हम एक सिंगल कोशिका के बारे में बात करें। ठीक है, कि मान लो ये कोशिका है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, अब वो स्पेशल टॉपिक है, वो कोशिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब कोशिका के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक कोशिका है जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये कोशिका है प्रोकैरियोटिक, और कोई हमारे पास एक और कोशिका उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक। तो दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, तो दोनों में फर्क समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, ये मान लो इधर एक कोशिका बना दी, इधर एक कोशिका बना दी। ठीक है, अच्छा हमने, याद होगा तो मैं एक दिन मैंने पढ़ाया था आपको, गुणसूत्रों के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, और गुणसूत्रों में पढ़ाया था कि उसके ऊपर डीएनए होता है। याद आया कुछ? ऐसी कुछ संरचना बनाई थी मैंने, ये ऐसे बिंदु बनाए थे, उनको बोला था कि ये डीएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए किसके ऊपर पाया जाता है? गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। तो अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें मान लो ये डीएनए हो गया। ठीक है, ये कुछ भी ऐसी संरचना बना दी, ये डीएनए का आकार बना दिया, और इसमें भी डीएनए होगा। ठीक है, डीएनए दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में डीएनए पाया जाता है। तो अब होगा क्या कि जो यूकैरियोटिक होती है, इनके ऊपर ये जो डीएनए ना, इसके ऊपर ऐसे कवर आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या हो गया? एक सर्कल आ गया, जबकि इसके ऊपर कोई भी कवर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके ऊपर ये कवर है तो इसको क्या करेगा? एक जगह इकट्ठा रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा।
पर अगर इसके ऊपर कवर नहीं है तो ये कुछ ऐसे पूरे में फैली हुई रहेगी, ये इस टाइप से। आ रही बात समझ में? भाई इसको कोई ढकने वाला है ही नहीं, तो ये पूरी पूरी कोशिका में क्या हो रहेगी, फैली हुई रहेगी। जबकि इसमें क्या रहेगी कि ये एक बंद डिब्बे में रहेगी, एक तरह से पूरे ऊपर कवर रहेगा और उस कवर के अंदर ये बंद रहेगी। आ रही है बात समझ में? तो ये जो कवर होता है इसको नाम दिया जाता है केंद्रक झिल्ली। इसको क्या बोला जाता है? केंद्रक झिल्ली। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है यूकेरियोटिक। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये जो कवर है और ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को केंद्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रक। आप बताओ इसमें केंद्रक होगा? नहीं होगा। इसमें केंद्रक है? तो कौन सी कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है? यूकेरियोटिक। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि अब इसमें ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, तो इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें नहीं होती। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि भाई जो कोशिका होती है उसमें राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, गोल्गी बॉडी होती है, बहुत सारे पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें नहीं होती, कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें नहीं होती, पर इसमें सारी चीजें होती है। आप बताओ अगर मैं पूछूं आपसे कि मानव शरीर में कौन सी कोशिका होगी, यूकेरियोटिक होगी कि प्रोकैरियोटिक होगी? यूकेरियोटिक होगी। तो प्रोकैरियोटिक किसमें होती है? इसके आपको तीन एग्जांपल याद रखने हैं। कितने एग्जांपल याद रखने हैं? तीन। पहला एग्जांपल है बैक्टीरिया। पहला एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो क्या उत्तर होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है नीलहरित शैवाल। क्या नाम याद रखना है? नीलहरित शैवाल। ठीक है, और तीसरा आपको एग्जांपल याद रखना है अल्जी। अल्जी क्या होते हैं? सेम में से बैक्टीरिया जैसे होते हैं छोटे छोटे जीव। ठीक है, तो उनको अल्जी बोला जाता है। हाँ, एक ही बात है। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर है? तीनों पॉइंट याद रहेंगे? ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल आपको याद करना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और अल्जी, ये तीन ही पॉइंट आपको किसमें याद रखने हैं? प्रोकैरियोटिक में। इसके अलावा आपके दिमाग में जो आए वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? यूकेरियोटिक में आ जाएंगे। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, अब अगर मैं आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि ई कोली में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो उत्तर क्या दोगे? ई कोली बैक्टीरिया का नाम है। अब बैक्टीरिया में कौन सी कोशिका आती है? प्रोकैरियोटिक होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखना है। तो जितने भी मैंने बीच बीच में तुम्हें बैक्टीरिया के नाम लिखाए थे, वो बैक्टीरिया के नाम अपने को याद होना चाहिए। आ रही बात समझ में? क्लोस्ट्रीडियम, ये क्या है? बैक्टीरिया का नाम है। याद आया कुछ? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम सोच समझ के उत्तर देंगे कि ऐसा नहीं सर ने बोला था बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, अल्जी, तीनों के अलावा जो भी नाम लिखे ना उत्तर लगा दिया यूकेरियोटिक। ऐसा बैक्टीरिया में एक थोड़ी ना होता है, बैक्टीरिया के भी बहुत सारे प्रकार हमने पढ़े हैं। तो सारे प्रकार होंगे तो उनमें क्या होगी, जितने भी बैक्टीरिया सारे आ गए उसमें। ठीक है, आप चाहे कोई भी नाम लोगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये क्या एक तरह का बैक्टीरिया, तो कौन सा होगा? ये वाला होगा। माइकोबैक्टीरियम लिब्रेई, किसका एग्जांपल लिखाया था? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो अगर हम इसमें पॉइंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसमें बताओ विकसित कौन सी लग रही है आपको? हमारे अंदर विकसित कोशिका है, तो ये जो कोशिका है ये पूर्णतः विकसित है, जबकि ये कोशिकाएं अविकसित कोशिकाएं हैं। आ रही बात समझ में? चलो, तो हेडिंग डालो, एक तरफ प्रोकैरियोटिक, एक तरफ यूकेरियोटिक, और लिखना शुरू करो। हेलो, हाँ सर, आपको 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा ना, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ हाँ, वो सर, हाँ आप थोड़ी देर रुकिएगा ना, मैं कहीं बिजी था, ड्राइव कर रहा था, तो मैं करता हूँ। चलो लिखो, प्रोकैरियोटिक हेडिंग डाल दी, यूकेरियोटिक। तो पहले आप प्रोकैरियोटिक में लिखोगे, फिर यूकेरियोटिक में लिखोगे। प्रोकैरियोटिक में लिखो, यह अविकसित कोशिकाएं हैं, यह अविकसित कोशिकाएं हैं। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक तो ये नाम है, इसको प्रतिकेंद्रकीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिकेंद्रीय कोशिका। और इसको क्या बोलते हैं? सुकेंद्रीय कोशिका। सुकेंद्रीय कोशिका, प्रतिकेंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका, ये हिंदी नाम है बिल्कुल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में लिखा, क्या लिखा? यह
अविकसित प्रकार की कोशिकाएं हैं, और इधर यूकेरियोटिक में लिखना यह विकसित कोशिकाएं हैं, यह विकसित कोशिकाएं हैं। लिखा? ठीक है, उधर लिखना फिर प्रोकैरियोटिक में इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक में क्या आएगा, इनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। लिखा? प्रोकैरियोटिक में लिखना इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है या केंद्रक नहीं पाया जाता है, दो ही बातें हैं। इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, और उधर लिखना इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके एग्जांपल लिख लो तीनों, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और अल्गे। शैवाल? अच्छा, इधर एग्जांपल लिखने हैं क्या? एग्जांपल लिख सकते हो, सबसे बड़ा तो अपने लिख दो, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन मानव, मानव में कौन सी होगी? ठीक है, जितने भी जीव जंतु बाकी आपको दिखते हैं सब में कौन सी कोशिका होगी? विकसित कोशिका होगी। कौन सी होगी? विकसित। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो, फिलहाल के लिए लिख लोगे ह्यूमन। हाँ, सब में विकसित कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, चलो अब समझना, अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये एग्जांपल समझ में आ गए, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना कि इसमें कौन से और इसमें कौन से। अब हमने एक जगह वायरस भी पढ़ा था, याद आया कुछ? वायरस किसका एग्जांपल होगा? प्रोकैरियोटिक का होगा कि यूकेरियोटिक का होगा? सोच समझ के बताओ, ये दोनों का एग्जांपल नहीं होता है, ना तो प्रोकैरियोटिक का होता है ना यूकेरियोटिक का होता है। क्योंकि वायरस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वायरस अगर हमारे शरीर के बाहर है तो वो निर्जीव है। ठीक है, और जो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे उनका कहना है कि जो कोशिका है वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो सजीवों की प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब अगर वायरस बैक्टीरिया के अंदर चला गया, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वायरस जिसके भी शरीर में जाता है वो उसकी कोशिका को ग्रहण कर लेता है। क्या समझाया मैंने? कि वायरस मान लो हमारी बॉडी के अंदर है तो हमारे अंदर की जो कोशिका है वो उसको ग्रहण करेगा, तो हमारे अंदर कौन सी? यूकेरियोटिक। और अगर वो बैक्टीरिया के अंदर गया तो प्रोकैरियोटिक। तो कहने का मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है। तो अपवाद में क्या है? अपवाद क्या है? वायरस। कि वायरस में ना तो प्रोकैरियोटिक पाई जाती है ना यूकेरियोटिक पाई जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, दो नाम थे, ठीक है, एक तो स्लाइडेन और एक स्वान। इन दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत। तो सिद्धांत में इन्होंने बोला कि प्रत्येक सजीवों में या सभी सजीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका अपवाद कौन होगा? वायरस, विषाणु। याद रहेगा? ठीक है, मैं लिखाऊंगा पूरा लैंग्वेज में, लिखो। अरे लिखा देता हूं, लिखो। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। वायरस, हिंदी में विषाणु, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। अतः यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। अतः यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं, तो क्या उत्तर होगा उसका? विषाणु। बाकी जीवाणु करते हैं, हम लोग भी करते हैं। ठीक है, हम किस में आते हैं? एनिमल्स में आते हैं, हम जंतुओं में आते हैं। ठीक है ना, हम भी एक प्रकार के जंतु ही हैं। ठीक है, लिखो इसमें आगे। कोशिका सिद्धांत के अनुसार
कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सारे सजीव कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सारे सजीव कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। यह नियम, यह सिद्धांत, ठीक है, यह सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान, ये वैज्ञानिकों का नाम है, ठीक है। इन दोनों ने जोड़े से मिलकर क्या कोशिका को खोज दिया था, याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों वैज्ञानिकों ने किया, ठीक है। और कौन सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है? तो वायरस, विषाणु। कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? तो वायरस होगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं कोशिका के ऊपर, ठीक है, कि कोशिका एक्चुअल में है क्या। तो इस टाइप की बनी हुई रहती है और इस टाइप की लेयर होती है, ठीक है। तो जो बाहर की लेयर है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और इसकी जो ये अंदर लेयर है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। तो जितने भी कोशिका के छोटे छोटे अंग जितने भी है इसमें, वो सारे इस कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो या तो मैंने आपको किसी जमाने में एक पॉइंट लिखाया था कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो उसका आंसर लिखाया था, सेल्यूलोज लिखाया था, याद आया कुछ? ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि ये कोशिका भित्ति सबके अंदर पाई जाए। ये जरूरी नहीं है कि ये कोशिका भित्ति सबके अंदर पाई जाए। जैसे हमारी जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पौधे हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति होती है, वो हमें पॉइंट याद रखने हैं। और उनकी कोशिका भित्ति काय की बनी होती है वो भी हमें याद रखना है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये कोशिका भित्ति करती क्या है? ये एक तरह से ये सबसे बाहर है, ये सबसे बाहर है, तो इसको क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। इसको क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। दूसरा, ये जो इसका फोटो बनाई है इस टाइप की नहीं रहती है। अगर हम कोशिका भित्ति का फोटो बनाएंगे तो ये इस टाइप की बनेगी। ये जो कोशिका झिल्ली हो गई बाहर की, और इसके बाहर ये कुछ ऐसी बनी हुई रहती है, ठीक है। गलत बनेगा, ठीक है। तो यहां से समझो, ये जो बाहर है ना ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। ये जो नल लगे हुए सारे, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये पूरी पारगम्य है, कि ये अर्ध पारगम्य है, कि ये अपारगम्य है, तीनों का पहले मतलब समझाता हूं फिर बताना। पारगम्य मतलब ये होता है कि इसमें से सारी चीजें इधर से उधर निकल सकती है, ठीक है। अर्ध पारगम्य का मतलब है कि आधी चीजें निकल सकती है, आधी चीजें नहीं निकल सकती है। और अपारगम्य का मतलब है कि कोई भी चीज नहीं निकल सकती है। तो ये कौन सी होगी? भित्ति की बात कर रहा हूँ, कोशिका भित्ति। क्यों? अगर यहाँ से मान लो इधर से यहाँ पे इसमें नल चलाए तो ये सारा पानी इधर इधर से निकल नहीं जाएगा? निकल जाएगा ना। ये कैसे होगी? पूर्ण पारगम्य, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है वो उसका प्रकार कैसा होता है, पारगम्य, अपारगम्य कि अर्ध पारगम्य? पूर्ण पारगम्य। पारगम्य बोलो पूर्ण पारगम्य बोलो सेम बात है, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाली जो अंदर वाली है, ये वाली, ठीक है, इस वाले के बारे में चलो अपन थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कोशिका भित्ति है ये कैसी होती है, पारगम्य की अपारगम्य? तो पारगम्य होती है। ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए। दूसरा, इसका काम क्या होता है? इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम है? सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो हमें किस किस का याद करना है? एक तो मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, किसका लिखाया था? पौधों का, पौधों का। तो पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये भी पढ़ाया था कि ये जो सेल्यूलोज है ये हमारे शरीर में नहीं पचता है, पर इसका काम, इसका यूज किसमें किया जाता है? पाचन चूर्ण बनाने में किया जाता है। याद आया कुछ? ठीक है। दूसरा, आपने कहीं पे एक नाम पढ़ा था काइटिन, कहाँ पे पढ़ा था? कहाँ पे पढ़ा था? हाँ, फंगस में पढ़ा था।
याद आया कुछ? काइटिन बहुत पहले लिखाया था एक नाम, नहीं आया होगा? आया? काइटिन लिखाया था, ठीक है। तो ऐसे हमें कुल कितने नाम याद रखने हैं? तो हमें कुल 3 नाम याद रखने हैं। कितने नाम याद रखने हैं? 3। चलो अब हेडिंग डालो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मैं बोर्ड पे लिखूंगा, वो की वही थ्योरी है, इसलिए मैं आपको बोल बोल के लिखा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि लिखने में मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा, पर वो थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो सही रहेगा तुम्हारे। लिखो कोशिका भित्ति, लिखो इसके बारे में। यह पौधों कोमा जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, यह पौधों, जीवाणु तथा कवकों में पाई जाती है। फंगस कवकों में, ठीक है, तथा कवकों में पाई जाती है। चलो अच्छा, आपको उस फोटो को देख के क्या लग रहा था? वो सबसे बाहरी परत होगी कि सबसे अंदर की परत होगी? ये कोशिका भित्ति बाहर दिख रही है ना? लिखो यह इनकी सबसे बाहरी परत होती है। यह इनकी सबसे बाहरी परत होती है। यह इनकी सबसे बाहरी परत होती है और मनुष्य में यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और मनुष्य में यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो आप पहला लिखो प्लांट, पौधे, प्लांट। हाँ वो आखिरी में लिखेंगे। लिखो प्लांट, लिखो इसके बारे में। पौधों की कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है? ये पॉइंट पूछे जाते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है? दूसरा पॉइंट डालो। दूसरा कौन सा है? फंगस। कौन सा है? फंगस। कवक, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। याद रहेगा? प्लांट की सेल्यूलोज, ठीक है? दूसरा काइटिन की, काइटिन किसकी? फंगस, कवक की, ठीक है? और तीसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है बैक्टीरिया। इसकी बनी होती है पेक्टिन की। किसकी बनी होती है? पेक्टिन। अब ये पेक्टिन क्या है? ये पेक्टिन एक तरह से दो चीजों का मिक्सचर है, ठीक है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, तो उत्तर क्या होगा? बैक्टीरिया, जीवाणुओं की, ठीक है? और शॉर्टकट में इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पेक्टिन। क्या नाम बोल देंगे? पेक्टिन। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? पीसी, लैपटॉप को बोलते हैं ना पीसी। पीसी में बैक्टीरिया घुस गया, ठीक है? सेल्यूलोज किसकी रहेगी? प्लांट की, ठीक है? पौधों की सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की काइटिन की बनी होती है। और पेक्टिन की, पेक्टिन किसकी बनी होती है? पेक्टिन से बैक्टीरिया की, ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु की बोलते हैं। चलो, तो ये तो सबसे बाहरी परत होती है। अब इसके अंदर वाली परत कौन सी है? अभी पढ़ा था, कोशिका झिल्ली। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? कोशिका भित्ति। तो ये तो केवल पौधों में होती है, इसलिए हमने केवल पौधों वाले नाम लिख लिए। पर इसकी जो अंदर वाली होती है तो ये सब में पाई जाती है। ये ऐसा कोई भी जिसमें अगर कोशिका है तो उसमें कोशिका झिल्ली 100% होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो अंदर के सारे जो भी मटेरियल है वो सारे बिखर जाएंगे, ठीक है? तो मान लो अंदर एक जगह, जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो ये कोशिका झिल्ली है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली, ठीक है? अब मान लो इसके अंदर मैंने बना दिया कि भाई ये गाल्जी बॉडी बना दिया, ठीक है? ये एक अंग हो गया, कुछ क्या नाम है इसका? गाल्जी का है, ठीक है? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर यहाँ पे केंद्रक हो गया, ठीक है, केंद्रक झिल्ली हो गई, और इसके अंदर डीएनए भरा हुआ है। तो अब आप सोच समझ के बताओ कि अगर ये कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो ये सारे तो बिखर जाएंगे, ठीक है। तो इनको रोकने के या एक जगह इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है? कोशिका झिल्ली। तो ये तो पौधों में भी होगी और ये मनुष्य में भी होगी। हाँ, अगर इसके बाहर की परत नहीं है तो चलेगा, ठीक है, ये परत हमारे इसमें नहीं होती है, पर ये होना कंपलसरी है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली एक ऐसा पार्ट है जो चाहे अविकसित कोशिका है चाहे विकसित कोशिका है, बस कोशिका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब में पाई जाती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, हेडिंग डालो कोशिका झिल्ली, इसके बारे में पढ़ना है, कोशिका झिल्ली। चलो, अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ये किस टाइप की होती है कि मान लो एक कोशिका ये होगी और एक कोशिका ये होगी, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य। ये फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, ये इस टाइप से, मतलब आधी चीजें तो बाहर जा सकती है पर आधी चीजें बाहर नहीं जा सकती। तो कहने का मतलब, मान लो इस कोशिका से इसको खाना पहुंचाना है, ठीक है, फिर इससे अगली को पहुंचाना है, तो ये काम कौन करता है? ये कोशिका झिल्ली करती है। कौन काम करता है? ये कोशिका झिल्ली। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अगर खाना देना हो तो कौन सा यूज में आएगा? कोशिका झिल्ली यूज में आएगी, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है कि खाना थोड़ा अपने पास में रखना है और थोड़ा आगे वाले को भी देना है। तो ये पारगम्य होगी कि पूर्ण, मतलब पूर्ण पारगम्य होगी कि अर्ध पारगम्य होगी कि अपारगम्य होगी? अर्ध पारगम्य, कि आधा खाना मेरे पास रखना है, आधा अगले वाले को देना है। अगर पूर्ण पारगम्य होगी तो सारा खाना ये लेते जाएगा, और अपारगम्य होगी तो इसको खाना ही नहीं मिलेगा बेचारे को। तो इस प्रकार से इसका जो टाइप होगा वो कैसा होगा? अर्ध पारगम्य। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है कैसी? पारगम्य। और जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है? अर्ध पारगम्य। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। चलो लिखो कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, है ना, ये टॉपिक है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइप इसके पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके समझ में बैठता जाएगा। शुरू में थोड़ा ऐसा लगेगा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी आप लोगों को आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, अच्छे से समझा रहा हूं मैं, है ना। लिखो कोशिका झिल्ली, लिखो। इसका काम भी एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक, इसका काम एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करना होता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक संचार करना होता है, ठीक है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करना होता है। चलो, अच्छा, अब हमारे अंदर तो कोशिका भित्ति है, ठीक है, तो हमारे सबसे बाहरी परत कौन सी होगी? कोशिका झिल्ली होगी। तो लिखो इसमें, यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। लिखा। और अगर जिनमें कोशिका भित्ति है उनमें कौन सी परत होगी? तो दूसरे नंबर की परत होगी, ठीक है ना। तथा पौधों कोमा कवक, बैक्टीरिया में, पौधों कवक बैक्टीरिया में यह दूसरी सबसे बाहरी परत होती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? दोनों पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो इसका भी हमें याद रखना है कि ये किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये इसका जो निर्माण होता है वो होता है लिपोप्रोटीन से। किससे होता है? लिपोप्रोटीन। अब ये नाम भी आपको सुना सुना लगना चाहिए क्योंकि ये भी नाम मैंने कहीं ना कहीं आपको कॉपी में लिखाया था। लिपिड होता है, ये किसके लिए यूज होता है? फैट के लिए। और ये किसके लिए यूज होता है? प्रोटीन के लिए, ठीक है। प्रोटीन की क्रिया, ठीक है, प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? फैट प्लस
प्रोटीन से। किससे बनी होती है? फैट प्लस प्रोटीन। और इसको अगर संयुक्त रूप से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लिपोप्रोटीन। याद रहेगा, लिपोप्रोटीन एक तरह से फैट प्लस प्रोटीन को संयुक्त रूप से बोला जाता है। जैसे पेक्टिन लिखा था, वो किसके लिए था? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के लिए पेक्टिन वर्ड यूज हुआ था। ऐसे लिपोप्रोटीन जहां पे भी यूज होगा, इसका मतलब वो फैट प्लस प्रोटीन के लिए। फैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा। ठीक है, तो अब यहां से आप लोग बता सकते हो कि अगर आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आया कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किस किस से होता है, तो किस किस से होता है? वसा प्लस प्रोटीन, फैट प्लस प्रोटीन। ठीक है, बैक्टीरिया में कौन सी पाई जाती है कोशिका भित्ति? क्या की पाई जाती है? पेक्टिन की। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। लिखा? अब एक नोट बना के लिखो। नोट, NOT, नोट। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है, जबकि कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है जबकि 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 कोशिका झिल्ली, जबकि कोशिका झिल्ली जबकि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। जबकि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर है यहाँ तक की पॉइंट? कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपने बाहरी संरचना अभी तक समझ ली है कि कोशिका भित्ति क्या होती है, फिर उसके अंदर क्या होगी? कोशिका झिल्ली क्या होगी। अब हम अंदर आएंगे कोशिका के अंदर कि आप कोशिका के अंदर कौन कौन से प्रकार है। आ रही है बात समझ में? हम पढ़े कैसे रहे वो समझ लो। पहले हमने सबसे पहले बाहरी परत पढ़ी, ठीक है। अगर हमारे अंदर नहीं है तो पर पौधों के अंदर है तो हमने वो वाली पढ़ ली, फिर उसके अंदर की परत पढ़ ली। अब उसके अंदर जो जो भी मटेरियल होगा कि क्या क्या भरा हुआ है कोशिका के अंदर, वो हमें पढ़ना है ना? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कोशिका के अंदर होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। चलो, अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका द्रव्य सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, तो लिक्विड होता है। नाम में लिखा हुआ है द्रव्य, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की प्रवृत्ति लिक्विड होती है, तरल होती है। अरे सुन तो लो पहले, समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है ना। चलो अब ये समझो कि ये जो कोशिका हुई और इसके अंदर ये हमने एक चीज पढ़ी थी। ये क्या पढ़ी थी? अरे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। और इसके अंदर क्या होता है? DNA होता है, ठीक है ना। चलो अब हमारे अंदर तो बाहरी परत है नहीं, तो हमने वो नहीं बनाई। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा, और इसके अंदर में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अंदर इस खाली जगह को केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो जो चीज केंद्रक के अंदर भरी हुई है उसको केंद्रक द्रव्य बोल देंगे। हरी बात समझ भाई, ये चीज क्या है? केंद्रक की। ये इस खाली जगह को हम केंद्रक बोलते हैं। जो ये खाली, जिससे जो DNA हो गया, DNA के अलावा जो भी खाली जगह दिख रही है, हम इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। तो केंद्रक की जो बाहर ये हो गई तो उसको केंद्रक झिल्ली बोल दिया, ठीक है। और केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ उसको केंद्रक द्रव्य बोल दिया। इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, नाम में कंफ्यूजन होता है कि केंद्रक द्रव्य कहां पढ़ा था ना कोशिका द्रव्य कहां पढ़ा था। वो चीज सबसे बेटर होती है कि उसको समझना जरूरी है पहले। अच्छा, ये जो पूरी कोशिका है, पूरी कोशिका है, और ये जो इसको पूरी कोशिका को ढक रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की झिल्ली। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली क्या होता है और केंद्रक झिल्ली क्या होता है। कोशिका झिल्ली क्या है? जो पूरी कोशिका को ढक के रखती है, और केंद्रक झिल्ली क्या है? जो केंद्रक को ढक के रखती है। तो सेम यहाँ पे केंद्रक झिल्ली हो गया, केंद्रक द्रव्य हो गया। तो यहाँ पे दो पॉइंट क्या आएंगे? कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। अरे समझ में आए दोनों पॉइंट? ये नहीं आए? ठीक है, तो ये जो कोशिका द्रव्य है ये हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, ये जो इसके अंदर भरा हुआ रहता है, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके अंदर मान लो बहुत सारी चीजें होगी, इन सबको खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो सबको खाना कौन पहुंचाएगा? लिक्विड वाला पार्ट पहुंचाता है। जैसे हमारा पूरा शरीर हो गया, तो हमारे शरीर में पूरे खाने को कौन पहुंचा रहा है, ले जा रहा है, ला जा रहा है? ब्लड। ब्लड में पढ़ा था कि ये खाने का संचार करता है।
या एक अंग से दूसरे अंग तक जो भी चीज ले जानी है वो कौन करता है? ब्लड करता है। यहाँ पे ब्लड का काम कौन कर रहा है? कोशिका द्रव्य कर रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो कोशिका द्रव्य का अगर सबसे प्रमुख काम पूछे जाए, प्रमुख काम क्या होगा? खाने का संचार। एक ही कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर जो सारे लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों को खाना कौन देता है? कोशिका द्रव्य। लेकिन एक कोशिका से दूसरी कोशिका को खाना कौन देता है? कोशिका झिल्ली। एक कोशिका ये होगी, ऐसी जैसी दूसरी कोशिका होगी, इस कोशिका से उस कोशिका को खाना देना है तो कौन देगी? ये वाली झिल्ली देगी। ठीक है, पर इसी कोशिका में जो लोग रह रहे हैं इनको खाना कौन देगा? तो कोशिका द्रव्य देगा। कुछ पॉइंट समझ में आया? ठीक है। एक तो पूछा जाता है कि ये जो कोशिका द्रव्य होता है ये किससे मिलकर बना होता है? तो जिस चीज में भी लिक्विड है हमारी बॉडी में उसमें पानी तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी। दूसरा इसमें जरूरत पड़ती है नमक की। किसकी पड़ती है? नमक। ठीक है, तो इसका निर्माण किस किस से मिलकर बना होता है? ये नमक और पानी से मिलकर बना होता है। समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया? क्या समझाया मैंने अभी तक? अभी हम आगे पढ़ेंगे केंद्रक द्रव्य के बारे में भी हमें पढ़ना है। और एक ऐसा लिक्विड होगा जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिक्स हो जाएंगे तो उसका नाम अलग होगा, उसको जीव द्रव्य बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। तो तीनों चीजों में अपने को डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जो पूरी कोशिका के अंदर भरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। जो केवल केंद्रक के अंदर भरा हुआ है केंद्रक द्रव्य। और जहां पे ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। ठीक है, लिखो पॉइंट। कोशिका द्रव्य हेडिंग डाला, लिखो। यह कोशिका का द्रव्य भाग होता है। 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 दूसरा पॉइंट लिखना, इसका निर्माण जल व नमक, इसका निर्माण जल व नमक से होता है। ठीक है, पानी और नमक इन दोनों से ही मिलकर बना होता है। दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं है? ठीक है, अब इसका एक काम तो मैंने आपको बता दिया। क्या बताया? कि एक ही कोशिका के अंदर जो पोषक तत्वों का संचार है वो कौन करता है? कोशिका द्रव्य करता है। ठीक है, दूसरा है ना, ये सांस भी लेता है। पर ये सांस कैसे लेता है? अवायवीय। कैसे लेता है? अवायवीय। अब ये अवायवीय और वायवीय क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब श्वसन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिका के बाद में श्वसन पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल के लिए समझा देता हूँ। वायु में मतलब जो वायु की उपस्थिति में हो रहा है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, वैसी सांस लेने को हम क्या बोलते हैं? वायवीय। और ऐसा जो वायु की उपस्थिति में नहीं लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवायवीय। तो ये जो सांस लेता है ये कैसे लेता है? अवायवीय। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का वह भाग जिसमें अवायवीय श्वसन होता है तो उत्तर क्या होगा? कोशिका द्रव्य। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट मैंने आपको शुरू से समझाया है कि जहां पे भी हम सांस लेते हैं तो सांस हमारी बॉडी में जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खाने को जलाने का काम करती है, करती कि नहीं करती? तो कुल मिला के जो श्वसन है वो संबंधित किससे है? खाना जलेगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी, तो ये कुछ ना कुछ ऊर्जा भी बनाता होगा। अगर ये सांस ले रहा है तो सांस लेगा, ठीक है, तो रेस्पिरेशन होगा तो वहां पे ऊर्जा भी बनेगी। तो ये ऊर्जा कुछ ना कुछ तो बनाता होगा कि नहीं बनाता होगा? तो इसमें हल्का फुल्का ऊर्जा का निर्माण भी होता है। ठीक है, पर ये बहुत कम होता है। ये लगभग केवल 2 एटीपी ऊर्जा बनाता है। कितनी एटीपी ऊर्जा बनाता है? तो ये एटीपी एक तरह से यूनिट हो गया, जैसे 1 किलो 2 किलो, वैसे हमारी बॉडी की जितनी भी एनर्जी नापी जाती है वो एटीपी में बोलते हैं। ठीक है, 1 एटीपी 2 एटीपी 3 एटीपी 5 एटीपी ऐसे। तो 3 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पहला काम क्या है इसका? पहला काम क्या है? एक ही कोशिका के अंदर पोषक तत्वों का संचार। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? अवायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि यह ऊर्जा का निर्माण करता है। और कितनी ऊर्जा? 2 एटीपी ऊर्जा। कितनी ऊर्जा बनाता है? 2 एटीपी। तो यही तीनों पॉइंट हमें लिखने हैं। लिखो इसके कार्य, साइटोप्लाज्म के कार्य। पहला कार्य लिखो, पहला लिखो, इसमें अवायवीय श्वसन होता है। इसमें अवायवीय श्वसन होता है। इसमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है,
यह 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। 2 एटीपी 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेसिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म कहीं काम का नहीं है आपको बस याद रखना है कितनी एटीपी ऊर्जा बनाता है? 2 एटीपी। तो ये बहुत कम बनाता है। जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कोशिका में जो बनाता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? तो इसलिए उसको ऊर्जाघर भी बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जाघर भी बोला जाता है ना? तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये भी हल्की फुल्की ऊर्जा बनाता है। तीसरा लिखो इसमें, लिखो यह एक ही कोशिका के अंदर पोषक तत्वों का संचार करता है। यह एक ही कोशिका के अंदर पोषक तत्वों का संचार करता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? ठीक है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना है कि केंद्रक झिल्ली ने कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव्य ने कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य एक तरह से पूरा बाहर का पार्ट हो गया, उसमें एक छोटा सा पार्ट है केंद्रक और उसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है ना? चलो, तो आपको साइटोप्लाज्म की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। दूसरा लिखो न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, फोटो तो मैंने भी आपको दिखाई दिया था केंद्रक का। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य भरा होता है? केंद्रक द्रव्य भरा होता है। ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसके खोजकर्ता का नाम पूछा जाता है। ठीक है, कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने करी थी? क्या नाम उसका? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ठीक है, अब इसका मेन काम क्या है? न्यूक्लियस का मेन काम क्या है? मैंने अभी आपको बताया ना कि ये केंद्रक हो गया और इसके अंदर क्या हो गया? डीएनए हो गया। तो एक तरह से डीएनए को स्टोर करने का काम कर रहा है। अच्छा, डीएनए से हमारी पूरी जो कुंडली है वो निकल जाती है ना? तो एक तरह से जो हमारे फादर और मदर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में है? डीएनए में है। और यही डीएनए को इकट्ठा रखता है। ठीक है, तो एक जो हम पार्ट पढ़ेंगे आगे उसमें केवल और केवल मदर की इंफॉर्मेशन मिलती है। उसमें कौन सा डीएनए पता चलता है? मदर का डीएनए पता चलता है हमारी, तो वो चीज अलग हो गया। लेकिन जो केंद्रक के अंदर डीएनए होता है इसमें मदर और फादर दोनों के इसका पता चलता है, आनुवांशिकता का पता चलता है। आ रही बात समझ में? तो इसके मेन काम क्या है? एक तरह से डीएनए को संचित करके रखता है। ठीक है, और डीएनए से हमारे मदर और फादर के बारे में पता लगता है। याद रहेगा? इसके खोजकर्ता का नाम भी याद रहेगा। ठीक है, अच्छा इसकी डेफिनेशन तो खुद से लिख सकते हो। क्या लिखोगे? निर्माण नहीं करता है इसका। चलो मैं लिखाता हूँ, लिखो। हेडिंग डालो केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस लिखो। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। नाम भी क्या रखा है इसका? ब्राउन। रॉबर्ट ब्लैक में रख देना, रॉबर्ट रेड। चलो, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। लिखा? लिखो आगे। केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ भाग, केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ भाग केंद्रक कहलाता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ भाग केंद्रक कहलाता है। मतलब सराउंडेड पार्ट ऑफ केंद्रक झिल्ली। ठीक है, मैंने भी यही तो समझाया था आपको। ये जो है केंद्रक झिल्ली है, ठीक है, और ये जिसको कवर कर रही है ये वाला खाली पार्ट है ना। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। लिखो आगे इसमें। अच्छा, इससे किसका पता चलता है? आनुवांशिकता का पता चलता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? एक और आनुवांशिकता का केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हब ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, लिखो। इसे आनुवांशिकता का केंद्र भी कहा जाता है। इसे आनुवांशिकता का केंद्र भी कहा जाता है।
इसे आनुवांशिकता का केंद्र भी कहा जाता है। लिखा। दूसरा, जैसे हमारी बॉडी में पूरा दिमाग काम करता है, ठीक है, तो कोशिका अपने आप में एक तरह से वो पूरा इंसान जैसा है। जितनी क्रिया हमारे पूरी बॉडी में होती है ना, उतनी क्रिया एक सिंगल कोशिका में भी होती है, ये समझो आप। तो जो कोशिका है उसको भी मेंटेन करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए, तो जो पूरा मेंटेन करता है ना, मेंटेनेंस का काम भी बेचारे इस न्यूक्लियस का होता है। तो एक तरह से ये दिमाग है इसका, क्या है, दिमाग। इसको कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से किसको कोशिका का दिमाग कहा जाता है, तो केंद्रक को। कौन आनुवांशिकता का केंद्र कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लिखो। इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। अरे क्लियर है यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे लिखो इसमें, केंद्रक के अंदर डीएनए, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, और यह डीएनए माता व पिता दोनों का होता है। यह डीएनए माता व पिता दोनों का होता है। अरे क्लियर है, यह डीएनए माता व पिता दोनों का होता है, ठीक है ना। कोशिका के किस भाग में माता और पिता दोनों का डीएनए पाया जाता है, केंद्रक, ठीक है। और आगे क्वेश्चन आएगा कि केंद्र के किस भाग में केवल माता का डीएनए पाया जाता है, तो उसका आंसर हमें अलग देना है, ठीक है ना। मैं आगे का इसलिए समझा रहा हूं ताकि अभी का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक है। अब मैंने भी आपको बताया था कि दो तरह के हमने द्रव्य पढ़ लिए। कितने तरह के पढ़ लिए, एक तो हमने केंद्रक द्रव्य पढ़ा, एक तो केंद्रक द्रव्य पढ़ा, और एक अभी हमने कौन सा पढ़ा था, कोशिका द्रव्य। और तीसरा जो होता है वो होता है जीव द्रव्य। क्या नाम होता है, जीव द्रव्य। तो ये जो होता है ना, ये इन दोनों का मिश्रण होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। याद रहेगा, ठीक है। लिखो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक नोट बना के लिखो, लिखो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य का मिश्रण होता है। लिखा यहां तक। इसकी खोज पुरकिंजे ने करी थी, इसकी खोज पुरकिंजे ने करी थी, इसकी खोज पुरकिंजे ने करी थी। अभी तक हमने चार नाम पढ़े हैं। एक तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी, तो ल्यूवेनहाक ने करी। किसने करी, ल्यूवेनहाक ने। मृत कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी। एक हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा कि केंद्रक की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। और एक चौथा हमने नाम पढ़ लिया अभी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी, पुरकिंजे ने करी, ठीक है। इसकी खोज पुरकिंजे ने करी, और इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार लिखा आगे, ठीक है। इसके अनुसार जीव द्रव्य को सजीव द्रव्य कहा जाता है, जीव द्रव्य को सजीव द्रव्य कहा जाता है। कहने का मतलब अगर कोशिका में से इस द्रव्य को निकाल लिया जाए, कौन से वाले को, प्रोटोप्लाज्म को, तो कोशिका मर जाएगी, है ना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सजीव द्रव्य। कि कोशिका के जिंदा रहने के लिए जरूरत किसकी है, प्रोटोप्लाज्म की जरूरत है, ठीक है। अगर ये निकल गया तो वो मर जाएगी। यहाँ तक के डाउट है क्या। अब हमें कल कौन से पार्ट पढ़ने हैं इसके, लाइसोसोम पढ़ना है, राइबोसोम पढ़ना है, गाल्गी काय पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, ठीक है। इन सारे के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आपको याद करके लाना है, क्योंकि ये पूरा बेसिक है, ये आपको संरचना समझ में आनी चाहिए। ये एक संरचना हो गई, ये दूसरी हो गई, ठीक है। फिर अब इसके अंदर के पार्ट बचे हैं, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है केवल,
आज हमने क्या क्या पढ़ा है? पहला कौन सा पढ़ा था बताओ? कोशिका भित्ति पढ़ा था, कोशिका भित्ति। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? कोशिका झिल्ली पढ़ा, कोशिका झिल्ली। फिर हमने कौन सा पढ़ा? कोशिका द्रव्य। फिर कौन सा पढ़ा? केंद्र द्रव्य। अरे मतलब नाम पढ़ा है, ठीक है। पांचवा कौन सा पढ़ा? केंद्र झिल्ली, ठीक है। फिर हमने कौन सा पढ़ा है? छठा, इतने सारे पढ़ा दिए मैंने। चलो झिल्ली द्रव्य। ये पॉइंट आपको कंठस्थ होने चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी तक इसमें बताओ कि अवायवीय श्वसन किसमें होता है? अवायवीय श्वसन किसमें होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो इनके में हिंदी नाम प्लस इंग्लिश नाम दोनों याद रखने हैं। हिंदी नाम प्लस इंग्लिश नाम दोनों कंठस्थ होने चाहिए कि किसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, किसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सा सेल मेम्ब्रेन है, कौन सा सेल वॉल है, अच्छा वो नहीं लिखे गए, चलो लिखा दूंगा मैं, ठीक है। कि सेल वॉल कोशिका भित्ति को बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को बोलते हैं, ठीक है। कौन सी पारगम्य है, कौन सी अर्ध पारगम्य है, ये चीजें भी हमें पता होना चाहिए। याद कर के ले आओगे कल, ठीक है। बाकी अपन कल पढ़ते हैं ना।